आज आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य का प्रश्न नंबर 3 कराने वाले हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर शासकों द्वारा हम्पी में बनाए गए भवनों महलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है, विजयनगर शासकों द्वारा हम्पी में बनाए गए भवनों तथा महलों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भवन। राजभवन अर्थात राजा का महल भी हम्पी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इनकी विशेषता यह है कि इनमें एक राजा का दरबार हॉल और दूसरा सिंहासन मंच प्रमुख है। सिंहासन मंच को विजय का भवन माना जाता है। यह कृष्णदेवराय द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, यानी उड़ीसा जीतने के बाद बनाया गया था। पेश बताते हैं कि राजघराने की सेवा के लिए 1,20,000 सेवक थे। इस राजभवन में महारानी स्नानघर भी निर्मित था। महारानी का स्नानघर भी निर्मित था। राज सिंहासन मंच एक के ऊपर एक क्रमशः 3 घटते हुए चबूतरे के रूप में बना था। राजभवन की दरबारे पर फूल, पत्ती और मनुष्य की सुंदर आकृतियाँ निर्मित थी। उनके दीवार पे ये सब बना हुआ था चित्र। दूसरा है महल। भवन और महल की विशेषता बताना था, तो महल के में क्या था। विजयनगर की एक अन्य सुंदर इमारत कमल महल है। इस महल की ऊपरी संरचना यानी बनावट कमल की तरह दिखती है। अतः 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने इसका नामकरण कमल किया। संभवतः यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजनीतिक खोज कैसे थे? स्पष्ट कीजिए। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद राजकीय ढांचे में तनाव क्यों उत्पन्न होने लगा? चलिए आंसर की ओर अब चलते हैं। अमरनायक प्रणाली में राजनीतिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं थे। इस प्रणाली के अनेक तत्व सल्तनतकालीन एकता प्रणाली के ग्रहण किए गए हैं। अमरनायक एक सैनिक अधिकारी होता था जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां होती थी। तमिल प्रदेश एवं विजयनगर साम्राज्य में भूमि का लगभग 3/4 भाग अमरनायकों को प्राप्त भूमि के अंतर्गत आता था। अमरनायकों के प्रमुख उत्तरदायित्व थे मंदिरों के उपहार देना, तालाबों का निर्माण कराना एवं उजड़ भूमि यानी जो बंजर भूमि बोलते थे, उजड़ भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास करता था। राजा कभी कभी अमर नायकों का स्थानांतरण भी करता था, यानी ट्रांसफ़र भी करता था, ताकि उन पर नियंत्रण बना रहे, यानी उन पर कंट्रोल बना रहे। तथा 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद यानी पश्चात विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में अमर नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। मगर बाद में 17वीं सदी में अमर नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जिसके कारण राजकीय ढांचा पतन की ओर अग्रसर हुआ। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अधिकांश। कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईस्वी। कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक था। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक राजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया तथा उनकी कन्या से विवाह किया। 1520 ईस्वी में उसने सुल्तान आदिल शाह को पराजित कर बीजापुर को जीता। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को अपने भटकल यानी
उस समय के काल में दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की। उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में विजय भवन का निर्माण कराया। वह एक महान विद्वान तथा कला और विद्या का पोषक था। तेलुगु राजनीति पर उसने अमुक्त मलयाद ग्रंथ लिखा। उसने संस्कृत नाटक जावंती कल्याणम का भी सृजन किया। इसके काल में तेलुगु साहित्य की उन्नति हुई। इसके दरबार में 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। याद रखिएगा, अष्टदिग्गज किसके काल में थे? ठीक है, वो थे कृष्णदेव राय के काल में। उसने स्वयं को आंध्र भोज कहा। जन कल्याण हेतु उसने कृषि की उन्नति के लिए अनेक तालाब और नहरों का निर्माण कराया। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। कृष्णदेव राय की 2 रानियां थी जिनका नाम तिरुमला देवी एवं चिंता देवी था। कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहित किया। उसने अपनी मां नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। कहा जाता है कि उसने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार मंदिर एवं पंपा देवी मंदिर का भी निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने कराया था। कृष्णदेव राय ने कई महत्वपूर्ण मंदिरों के भव्य गोपुरमों के जोड़ा। उसने रायचूर द्वापर भी आधिपत्य स्थापित किया। पुर्तगाल के विदेशी यात्री एडवर्डो बारबोसा एवं डिमिनगोस पेइस कृष्णदेव राय के काल में ही विजयनगर आए। इन दोनों ने ही राजा कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व एवं चरित्र की प्रशंसा की है। पेइस ने विजयनगर के रोम यानी इटली के समान वैभवशाली और विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया है। कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ अमुक्त मलयाद में राजा के व्यापार संबंधी दायित्वों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, एक राजा को अपनी बंदरगाहों को सुधारने चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ा, हाथी, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं को खुले तौर पर आयात किया जा सके। राजा का यह भी दायित्व है कि वह उन विदेशी नाविकों की भली भांति देखभाल करे जो तूफान, बीमारी अथवा थकान के कारण उनके राज्य में उतरे हैं। आप लोग चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मोती है, ठीक है। और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।